जब आम की फसल में बौर खिल जाता है, फूल खिल जाता है, तब हमें ध्यान आता है मेरे पास बाग है। और जब आम की तोड़ाई हो जाती है तो शायद हम भूल जाते हैं मेरे पास बाग था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आम की फसल को पूरी साल जो देखभाल करने की जरूरत है, जो परवरिश की जरूरत है, शायद हम नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से इस आम की बाग से अपनी कुछ आम अनुभव आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई जानकारी आपका काम आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गुलाबी सर्दी का मौसम अगर हो और ऐसी ही साफ धूप निकला हुआ हो, चमकदार धूप निकला हुआ हो, तो ये मौसम आम की फसल में बौर खिलने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। साथियों, आम में फूल खिलना जब शुरू होता है तो एक तरफ तो आम में बौर खिलना चालू होता है और दूसरे तरफ अभी गांव बसा रही और भिखारी पहुंच गए। कहने का मतलब यह है कि उस बौर पे, उस फूल पे नुकसान करने के लिए अगर मैं कीड़ी की बात करूं तो इसमें मैंगो हॉपर, मिलीबग, अगर बीमारी की बात करूं तो पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, इन चीजों की प्रकोप शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे हमारे किसान साथी क्या करते हैं, मैं अगर पुराने जमाने की बात करूं तो किसान साथी बाग में आते थे, जब देखते थे बौर खिलना चालू हो गया तो उसी समय डिमेक्रॉन, मेटासीड, मेटासिस्टॉक्स, ये सब दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद एक जमाना आया जब हमारे देश में सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स आया, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डासाइलोथ्रिन, फेनवेलरेट, ये सब दवाइयों का स्प्रे होने लगा। अब आम में होता क्या है कि आम में जो परागन होता है वो मधुमक्खियों के जरिए होता है। तो जब हम कोई भी भयंकर जहरीली दवाई का बौर के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो जो मधुमक्खी एक बार फूल पे बैठ जाती है, दूसरे फूल पे बैठने के लिए वो जिंदा नहीं रहती है। तो मैं राय दूंगा कि आम की फसल में जैसे ही बौर खिलने वाला है, जब घुंडी निकल रही है, बौर खिलने वाला है, जो भी आपको स्प्रे करना है उस समय कर लें और इसके बाद आम में सेटिंग हो जाने दें, परागन हो जाने दें। उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी कृषि रसायन का छिड़काव करें। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आम में जो परागन होता है, ये वैसे तो मधुमक्खियां सूरज की पहली किरण निकलते ही आ जाती है, आम की बागों में मंडराने लगती है और सूर्यास्त तक ही अपना परागन करती रहती है। लेकिन जो पीक पॉलिनेशन टाइम रहता है वो 10 बजे से लेके और 12 बजे के बीच का रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस समय अपने बाग को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। अब अगर मैं केमिकल की बात करूं, स्प्रे करने की रसायन की अगर मैं बात करूं, तो इन रसायनों में हम ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, कॉन्फिडोर, कॉन्फिडेंस, टाटामीडा, विभिन्न नाम से मार्केट में आता है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल। अभी एक बाग में मैं देख रहा था, वहां पे स्प्रे हो रहा था कॉन्फिडेंस का, आपको मैं दिखा रहा हूं। तो हम एक इमिडाक्लोप्रिड के रास्ते पे जा सकते हैं। दूसरा एक रसायन थाइमिथोक्साम, उसके रास्ते पे जा सकते। एक्स्ट्रा सुपर, एक तरह विभिन्न नाम से आता है, हम इस पे नियो सुपर विभिन्न नाम से आता है, हम इस पे जा सकते हैं। बुप्रोफेजिन अगर मिल जाता है 25% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। ट्रिब्यून है, अपलाउड है, ये सब है, अगर ये मिल जाता है आप इसको ले सकते हैं, ये रसायन ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, दाना मतलब हमारा फूल अभी घुंडी निकलने वाली है, अभी फूल बाहर नहीं निकली है, उस समय, उससे पहले निकलने वाली है, उस समय हम स्प्रे करेंगे। और जैसे ही हमारा दाना सेट हो गया, छोटे छोटे दाना, ये तो काफी बड़ा हो गया है, जब छोटे छोटे दाना सेट हो गया है, हम इसके बाद जब हमारे ऐसे छोटे छोटे दाना हमारे सेट हो गए हैं, तो ये हो जाने के बाद तब हम स्प्रे करेंगे। तो हमारे लिए हमारे फसल के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये रही स्प्रे की बात, स्प्रे शेड्यूल की बात। ठीक है, स्प्रे करते समय एक और चीजों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हमारे बाग के अंदर आप देखिए, ये तो हमारा बौर है जिसमें हमारा आम बना है, और ये क्या है? ये माल फॉर्मेशन है, ये गुम्फा है, बराबर है। ये देख रहे हैं, ये गुम्फा है। इसके अंदर क्या होता है, जितने हॉपर होते हैं, ये तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, इसी के अंदर सारे दुश्मन जो है ये पलते हैं, और जब हम इस पे स्प्रे करते हैं पूरे बाग के ऊपर, तो यहाँ पे ये सुरक्षित रह जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि जैसे ही हमारा दाना सेट हो गया, उस समय बाग में हमें जाना है और जाके देखना है। और जितने मेरे को गुम्फा दिखाई दे रहा है, अगर देखिए इस जगह पे अगर हम पकड़ते हैं और पकड़ के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हम तोड़ते हैं, तो ये टक से टूट के हाथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से तोड़ के, एक मैं तो कहूंगा एक प्लास्टिक की थैली ले लें, या कोई भी एक थैली ले लें, और थैली के अंदर इसको डाल लें सारे हॉपर सहित, और इसको ले आके बाहर इसको डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें, मिट्टी में दबा दें, जो भी करना है करें, लेकिन इसको खेत के अंदर होने ना दें, ताकि हमारा जो हॉपर है दुश्मन इसके अंदर ना पले। हम आमतौर पर पूरे बाग में स्प्रे करते हैं, इसके अंदर हॉपर रहता है, इससे फिर निकल के हमारे फसल में नुकसान करता है।
अब अगर हम इस बाग को देखते हैं तो इस बाग में एक चीज गौर करिए, ये बाग बाहर से अच्छी तरीके से खिला हुआ है। हम जो भी देख रहे हैं, ये कोई भी पेड़ हम अगर देख रहे हैं तो बाहर से खूब अच्छी तरीके से खिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये तीनों पेड़ों में कोई हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ये एक साथ ये सारे चिपके हुए हैं। तो ये जो बाहर से खिले हुए हैं ये, लेकिन इसमें जो आम बनेंगे ये आम लेकिन हमारा अपना आम नहीं है। ये सारे आम जो है, ये अधिकांश आम जो है, ये आंधी तूफान ओला बारिश इनके कब्जे में आ जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा जो ये बाग है, हमारा बाग अंदर से खिले। अंदर से खिले बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम पेड़ को देखते हैं तो यहाँ पे बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अगर अंदर हम आ जाते हैं तो देखिए ये अंदर की तरफ हमारा जो बौर है ये खिला हुआ है। तो अगर इसको हम देखते हैं, ये जो अंदर हमें दिखाई दे रहा है ये सारे हमारी अपनी संपत्तियां, आंधी तूफान ओला बारिश कुछ भी आए ये हमारा आम सुरक्षित रहेगा। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये हमारा जो बाग है ये बाग हमारा अंदर से खिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इससे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो बाग होता है, हमारा बाग शुरुआत में पूरब के साइड से खिलता है, पूरब के साइड से सूरज की रोशनी आती है, पूरब से खिलता है और उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम की तरफ चला जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि ये जो बाग इस तरीके से घना होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसके अंदर सूरज की प्रकाश नहीं आ पाती है, ये खिल नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं एक राय दूंगा कि जो पेड़, इसमें अधिकांश ऑल्टरनेट बियरिंग होता है, इस साल आम आया अगले साल नहीं आएगा, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे कि जो पेड़ में इस साल आम आ गया है केवल उन्हीं पौधों, उन्हीं पेड़ों को हम पकड़ेंगे और उसके कुछ टहनियों को हम काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे ताकि सुबह के टाइम पे जैसे ही सूरज की रोशनी आ रही है वो रोशनी इसके अंदर जा सके। जब हमने अगर इस साल कोई टहनी को काटा है तो जाहिर सी बात है वहां से नई टहनी निकलेगी, नई टहनी निकलेगी तो उसमें दो ग्रोथ होगा, एक वेजिटेटिव होगा एक रिप्रोडक्टिव हो जाएगा। वेजिटेटिव बोले तो वानस्पतिक वृद्धि होगा और एक रिप्रोडक्टिव वृद्धि होगा। तो ये जो नए कल्ले निकल के आएंगे, नई टहनियां निकल के आएंगी, एक संभावना है कि अगले साल उसमें से हमें कुछ आम मिल जाएगा। नंबर एक, तो मैंने कौन से पौधे को काटा, कौन से पेड़ के टहनी को काटा जिसमें इस साल आम आया हुआ है, तो उसमें से नई टहनी आएगी, नए कल्ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है हो सकता है अगली साल भी हमें कुछ आम मिल जाए, फालतू आम मिल जाए। और तीसरी साल में जो बाग होगा वो अंदर से खिलेगा। इसको काटना कैसे है ये मैं आपको जरूर एक बताना चाहूंगा। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, आम की बाग में एक प्रॉब्लम रहता है डाईबैक का। डाईबैक बोले तो पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। आइए एक एक टहनी किस तरीके से सूखती है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे डाईबैक की शुरुआत हुई है, अब ये देखिए ये टहनी जो है बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसे टूटती चली जा रही है, तो ये क्या है, ये डाईबैक है। अब डाईबैक की केसेस में क्या होगा, डाई मतलब मरना, बैक मतलब पीछे। देखिए यहाँ पे तोड़ने में हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, अब यहाँ तोड़ेंगे थोड़ी सी और मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे इस तरीके से करके ये टहनी सूखती चली जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो टहनी काटेंगे, जैसे मैं टहनी काटने की बात कहा था उसके लिए, और डाईबैक के लिए जो टहनी काटेंगे उसको टहनी काटने का आम तरीके से किस तरीके से लेबर काटते हैं ये मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लेबर को एक टहनी काटना है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, इस टहनी को अगर काटना है तो वो कैसे काटेगा, वो सीधे तरह से काटता है। अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पे ओस पड़ेगा, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होगा, धूल मिट्टी यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे फंगस ग्रो होने की चांसेस ज्यादा रहेगी। तो इसको काटने के लिए मैं राय दूंगा, मान लीजिए मेरे को अगर इस टहनी को काटना है तो हम इस तरीके से नहीं काटेंगे, हम नीचे से इस तरीके से काटेंगे। ये जो कट रहेगा नीचे जाएगा। जैसे ये पेन को आप ले लीजिए, इस पेन को हम ऐसे नहीं काटेंगे, हम इसको नीचे से काटेंगे। नीचे से काटने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लू कॉपर लेके आएंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर नाम से आता है, काफी अच्छा वो एक फंजीसाइड है, या आप लाइट ऑक्साइड जो भी आपको मिल जाए उसको ले आके यहाँ पे एक लेही लगा देंगे। तो मैंने किस केसेस में बताया, एक डाईबैक के लिए बताया और दूसरा बताया कि जब हमारा पेड़ घना हो गया है, अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस केसेस में अगर कुछ टहनियों को हम निकाल देंगे तो अंदर सूरज की धूप रोशनी आएगी, बाग हमारा अंदर से खिलेगा और वहां पे हमें आम कुछ ज्यादा मिलेगा। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा अच्छा खासा पेड़ है, पूरा पेड़ एकदम सूख गया। अभी तो मैंने डाईबैक के बारे में बात किया कि एक एक टहनी ऊपर से नीचे सूखती हुई आती है, लेकिन अब मैं जिस बात को कर रहा हूं कि देखने को मिला कि हमारा पूरा पेड़ एक साथ सूख गया। या हमें देखने को मिला, जैसे अगर इस आम की पेड़ को हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी टहनियां हैं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, पता चला देखने को मिला ये वाली टहनी सूख गई, या देखने को मिला ये एक टहनी सूख गई, या देखने को मिला कोई एक टहनी सूख गई। अगर इस तरीके से कोई चीज सूख रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बोरर लगा हुआ है। बोरर बोले तो सुंडी लगी हुई है। सुंडी की केसेस में क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि वहां पे एक सुराग है और उसके नीचे हमें लकड़ी का बुरादा जैसे दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सुंडी लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका कोई भी पोषक तत्व ऊपर नहीं जा पा रहा है। जो भी भोजन है जो ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा है, अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए ये हमारा टहनी बहुत कम समय के अंदर सूखेगा। अगर कम समय के अंदर एकदम पूरी टहनी सूख जाती है, या पूरा ये टहनी सूख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे बोरर है, अगर ये पूरा सूख रहा है तो यहाँ पे बोरर है, अगर पूरा पेड़ सूख रहा है तो इस जगह पे बोरर है।
हम इस तरीके से बोरर को समझ पाएंगे, और जहां पे बोरर रहेगा वहां पे हमें लकड़ी का बुरादा देखने को मिलेगा, इससे हमें पहचान में आएगा। अब इससे कैसे निपटना है साथियों? अगर बुरादा हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सुंडी है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले वो जो सुराग है उस सुराग को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेंगे, और साफ सुथरा करने के बाद पुराने जमाने में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो सेल्फॉस आता था उसको किसान उसके अंदर डाल देते थे और डाल के मिट्टी से उसको बंद कर देते थे। तो उसमें फॉस्फिन गैस होता था और उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो जाता था, सांस नहीं ले पाता था, वो मर जाता था। एक तो ये पारंपरिक तरीका था। दूसरा और तरीका मैं बताना चाहूंगा, उसमें डिस्पोजेबल सिरिंज ले लेते हैं, जो इंजेक्शन का सिरिंज आता है, आंख में एक चश्मा पहन लेना है, और जो डीडीबीपी, वेपोना, नुभान, सुक्लोर, जो डाइक्लोरोभास 76% आता है, ये वाली इंसेक्टिसाइड्स को इंजेक्शन की सिरिंज से इसके अंदर डाल देना है। हमें चश्मा इसलिए पहनने के लिए कह रहा हूं ताकि हमारे आंख में ना वो आंखें छटक जाए, और उसके बाद उसको बंद कर देना है मिट्टी से। अब डीडीबीपी भी हमारा बंद हो चुका, तो हम क्या ले सकते हैं? हम क्लोरोपाइरीफॉस 20% डर्सबान नाम से मार्केट में मिलेगा, कोरोबान, हिलबान, पायरीबान, डरमेट, बहुत सारे नाम से मिल सकता है, आप कोई से भी ले लीजिए। क्लोरोपाइरीफॉस में ट्रिपल एक्शन है, उसमें फ्यूमिगेंट एक्शन भी होता है, तो हम क्लोरोपाइरीफॉस से भी काम चला सकते हैं, इसके अंदर इंजेक्शन की सिरिंज से डालकर और मिट्टी से बंद कर दें। एक और तरीका बताऊंगा, आप अगर पूर्वी भारत में जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में, बोले तो अगर मैं उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न यूपी से आगे अगर हम चले जाते हैं पूरे ईस्टर्न इंडिया में, तो हमें बाग में देखने को मिलता है लाल रंग के चींटा होते हैं। वो जो लाल चींटा होते हैं उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, वो काटता है तो बहुत भयंकर जलन होता है। तो उसको हम इस कीड़े की, जो बोरर है, बोरर के प्राकृतिक शत्रु के रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे हम गुड़ खाते हैं, हमें जो नॉर्थ इंडिया में जो गुड़ देखने को मिलता है, देखिए इस तरीके का गुड़ देखने को मिलता है जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में उसको राब खाते हैं, थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, झोला गुड़ कहते हैं बांग्ला में, और राब कहते हैं ईस्टर्न इंडिया के अंदर। तो ये इस तरीके का गुड़ ले लीजिए। अगर आपके इधर कहीं बाग में अगर ये सुंडी लगी हुई है, तो आप ये वाले गुड़ को भी थोड़ा सा गर्म पानी में खौला के लिक्विड जैसे बना सकते हैं, और बनाने के बाद जहां सुराग दिखाई दे रहा है उसको साफ करके उसके अंदर थोड़ा सा वो गुड़, जो राब है, लिक्विड जो गुड़ है, उसको अंदर भर दीजिए और भर के छोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। होता क्या है, ये जो लाल चींटा होता है, जिसको माटा भी कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, ये जो माटा होता है, लाल चींटा जो होता है, ये क्या करते हैं, ये पूरी फौज में रहते हैं आम की बागों के अंदर। ये वहां पे आएंगे, जैसे ही इनको गुड़ मिलेगा वहां से ये गुड़ तो 8-10 चींटा तो अपना चट कर लेंगे, वहां से उठा लेंगे, और बाकी अब ढूंढना शुरू करेंगे वो कहां से आया। जब नहीं मिलेगा उस सुराग के अंदर जाएंगे, सुराग के अंदर जाते ही वहां पे जो सुंडी सुंडा जो भी बैठा हुआ है उसके साथ इसकी भिड़ंत होगी। एक बार जिस सुंडी को वो काटा, बस सुंडी वहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से करके इस सुंडी से भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आम में एक और समस्या आता है मैंगो फ्रूट फ्लाई। मैंगो फ्रूट फ्लाई की केसेस में क्या होता है, आम के अंदर सुंडी रहती है और उसमें फसल के अंदर, फल के अंदर सड़न हो जाता है, और इसमें हमारी काफी आर्थिक नुकसान होती है। तो मैं किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि मैंगो फ्रूट फ्लाई के लिए हमेशा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। इसके लिए मिथाइल यूजिनल ट्रैप मिलेगा, मिथाइल यूजिनल ट्रैप का इसके अंदर इस्तेमाल करिएगा। ये जब बाग में हम पानी लगाते हैं तो उसी समय ये आ जाती है, और ये कैसे आती है, ये कैसे होती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये बैठी हुई है, ये मैंगो फ्रूट फ्लाई है, और यही आके हमारे जो बेबी फ्रूट रहता है उसके ऊपर ये डंक मारती है, और डंक मारने के बाद उसी के अंदर वो अंडा देती है, और उसी से ये सुंडी पैदा होती है। आपने कभी कभी बागों में देखा होगा कि गोंद निकल रहा है, यहाँ से तने से गोंद निकल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें गोंद देखने को मिल रहा है। तो ये जो गोंद क्या है, ये पेड़ का आंसू है, ये आंसू टपका रहा है, ये भोजन मांग रहा है, इसको खाना देना है। अब खाना देना क्या क्या है, इसमें आपको देना है कॉपर देना है, कैल्शियम देना है, बोरोन देना है। अब ये बाग बहुत बड़ा है, अब इतना विशाल बाग के अंदर अगर खरीद के ले आएंगे, फॉर्मुलेटेड अगर एग्रीकल्चर ग्रेड का ले आएंगे, थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो मैं अगर जिन लोगों के लिए बड़ा बाग है उनके लिए कहूंगा नीला तोता, भुजा हुआ चुना और सुहागा, इस नाम से जाएंगे पंसारियों के यहाँ, किरानियों के यहाँ जाके बात करेंगे तो आपको दे देंगे। एक टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, 250 ग्राम नीला तोता, 250 ग्राम भुजा हुआ चुना, 250 ग्राम सुहागा, तीनों को मिला लीजिए। और मिला के कब देना है इसको देना है आम तोड़ाई के बाद। हम क्या करते हैं, जब इसमें आम का दाना सेट हो जाता है, जैसे ये दाना बन गया है इसके ऊपर, यहाँ पे जैसे आम का दाना सेट हो गया है, अब इसके बाद किसान क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉनिक देना शुरू करेंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, कमजोर हो चुकी है, उस समय उसको खुराक चाहिए। अगर उसमें हम खुराक प्रॉपरली दे पाते हैं, जमीन से भी देना है, स्प्रे के माध्यम से भी देना है, अगर हम देते हैं तो उसके अगले साल के लिए वो हमारा बाग बहुत अच्छा खिलेगा। अब खाद देना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए इस पेड़ को देखते हैं, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे थाला बनाया गया है। अब इस पेड़ को जरा गौर करिए, यहाँ पे जो थाला बना हुआ है, ये मेरे कदम से 1 2 3 3.5 कदम पे ये गोला करके अगर हम थाला बनाएंगे, और यहाँ पे अगर हम कोई खाद देंगे, तो क्या इस पेड़ को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है, ये जो पेड़ है ये लंबाई की तरफ जा रहा है, और इसकी जो मूल जड़ है जो इसको पकड़ के रखे है वो सीधे नीचे जा रही है, लेकिन इसके जो खुराक लेने वाली जड़ है, जो फीडर रूट है, जो कैपिलरी है, जो रूट हेयर्स है, वो कहाँ है?
जो खुराक लगी। दोपहर 12 बजे इसका जहां तक छाया जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पेड़ देखना चाह रहा हूं कि इसकी जो सरकमफेरेंस है ये कहां तक है, वो यहां तक है साहब। अब इस जगह तक इसकी छाया आ रही है, यहां तक ये पेड़ फैला हुआ है, तो इसकी जो खुराक लेने वाली जड़ें है वो यहाँ पे मिलेगी। उस जगह पे अगर कोई हम खाना देते हैं तो हमारे पेड़ को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कैसे थाला बनाना है, इसकी हम बाउंड्री लाइन पे आ गए और वहां से यहाँ तक की जितनी दूरी है इसके बिल्कुल हम आधे पे आके खड़ा हो गए। और ये आधे पे आने के बाद ये जो एरिया है, अगर इस एरिया का हम एक सर्कल बना लेते हैं और इस एरिया के अंदर अगर गोलाई में यानी 2 थाला बना लिए, यहाँ से आधा कर लिए और जहां तक जा रही है इसके अंदर गोलाई में अगर हम कोई खाद देंगे तो ये हमारे फसल को बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें नीला तोता, भुजा हुआ चुना, सुहागा, ये 3 चीजें हम मिलाएंगे। पेड़ के बढ़वार के हिसाब से 250 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम इस तरीके से करेंगे। मैं एक मैच्योर पेड़ के लिए, जैसे ये पेड़ है, इसके लिए मैं 250 ग्राम के हिसाब से अगर आप देते हैं तो ये ठीक रहेगा। रही बात रासायनिक खादों की, एनपीके की, तो इसके बारे में आप अपना मृदा परीक्षण के आधार पे आप जो आवश्यकता है इसकी, आप उसी हिसाब से नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास की दीजिएगा। एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे ही आम तोड़ाई हो गया उसके बाद इस बाग के अंदर कोई भी एक आप इंसेक्टिसाइड्स ले लीजिए। इंसेक्टिसाइड्स में आप मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं, लूफॉस नाम से आपको मिलेगा, काफी अच्छा है। बाकी लूफॉस नहीं मिलता है और कोई भी मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं। 2000 लीटर पानी में 3 लीटर मोनोक्रोटोफॉस आप ले सकते हैं। अगर सुंडी का प्रकोप है आप क्विनाल्फॉस ले सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस कॉन्टैक्ट भी है, सिस्टमिक भी है। आप यहाँ पे अगर सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स भी लेते हैं तो भी कोई ऐतराज नहीं है। साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, कोई सा भी ले सकते हैं। कारण क्या है, इस समय हमारा फसल नहीं है तो एक इंसेक्टिसाइड्स ले लें और साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिएंट में आप एनपीके 19-19-19 ले सकते हैं। इसका अगर एक स्प्रे कर दें तो वो काफी अच्छा रहेगा। हम पूरे साल इसके अंदर हॉपर को या कीड़े को हम इसके अंदर ना पालें, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हॉपर के बारे में एक और बात बताऊंगा। हॉपर जब पूरे खेत में क्या होता है, हमने आम तोड़ाई कर लिया और हम चले गए, बाग यहाँ पे पड़ा रहा। अब इसके अंदर पूरे साल हॉपर जो है, मैंगो हॉपर, ये पलता रहता है और ये पत्तियों के ऊपर अपना जो एक्सक्रीटा है वो छोड़ता रहता है। आप अगर देखेंगे तो पत्तियां कैसे दिखाई देगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चमकता हुआ नजर आएगा। देखिए ये पत्तियां कैसे ये चमक रही है, यहाँ पे अगर देखेंगे ना ये चमकता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर ये जो शहद जैसा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर धूल आएगा, मिट्टी आएगा, ये सब सारे इसके ऊपर चिपकते रहेंगे। चिपकते चिपकते क्या होगा, ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। काला पड़ जाएगा तो क्या होगा, जब अगली साल हम आएंगे, जब बौर खेलने का टाइम आएगा तो मैं बाग में आके देखूंगा मेरे पूरे बाग के पत्ते काले हो गए हैं। तो ये पत्तियां क्या है, ये पत्तियां भोजन बना रही है। भोजन बना के फूल को दे रही है, फल को दे रही है, तने को दे रही है, डंठल को दे रही है, पूरे पेड़ को ये भोजन बना के दे रही है। तो जब पत्तियां बीमार रहेगी तो जाहिर सी बात है ये अपना भोजन नहीं बना पाएगी। जब भोजन नहीं बना पाएगी तो हम उसके अंदर अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। के लिए देखिए, मैं कोई कहूंगा कोई केमिकल से तो हम इसका नहीं इस्तेमाल कर, मतलब इसका उपचार कर सकते हैं। कारण न तो ये कोई बीमारी है, ना कोई ये कीड़ा है, तो गंदगी चिपका हुआ है। तो इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। एरारोट आता है जिससे गुजिया बनती है, और भी बहुत सारी चीजें, पूड़ी बनाई जाती है। तो ये आप एरारोट ले लीजिए। एरारोट बिल्कुल सफेद पाउडर जैसे होगा। 2000 लीटर पानी के लिए 4.5-5 किलो काफी रहेगा। लेकिन ये सीधे पानी में मत डालिएगा, ये जल्दी घुलता नहीं है। तो थोड़ा सा बाल्टी में जैसे 5 लीटर आपने पानी ले लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा सा एरारोट डालते रहिए और उसको घोलते रहिए। उसमें जो डेला रहेगा उसको तोड़ दीजिए पूरा अच्छी तरीके से। जब 5 किलो घुल जाए, 4.5-5 किलो, तो 2000 लीटर पानी में उसको डालिए और डाल के स्प्रे करना है आम के बाग में। कब, जब आम तोड़ाई हो गई है। अब उस समय जब हम स्प्रे करेंगे तो एरारोट क्या होगा, एरारोट इसके ऊपर चिपक जाएगा और चिपक जाने के बाद जैसे ही धूप होगा ये पपड़ी लेके उठेगा। देखिए कैसे पपड़ी लेके उठेगा, ये मैं दिखा रहा हूं। अब ये पत्ता देख रहे हैं, ये कैसे पत्ता था यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जब ये पपड़ी लेके उठ रहा है तो ये किस तरीके से पपड़ी लेके उठ रहा है। अब देखिए ये पत्ता बिल्कुल आपको चमकदार पत्ता नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एरारोट का स्प्रे कर देना है और एरारोट का स्प्रे कर देने के बाद जैसे ही धूप खिलेगा वो बिल्कुल पपड़ी लेके उठेगा। आपका बिल्कुल बाग एकदम चमकदार बाग हो जाएगा। आम की इस बाग से मैं बहुत ही आम कुछ जानकारियां बड़े ही आम तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनमें से कौन सी जानकारी आपको खास लगी है, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आज इजाजत लेते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।